नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने आपके नई एनसीईआरटी की बुक्स 11 के पाठ अध्याय 1 का अध्ययन किया और उसमें हमने प्राचीन मानव के जीवन के बारे में, मानव की उत्पत्ति के बारे में, मानव के विकास की कहानी के बारे में, प्रारंभिक मानव किस प्रकार से जीवन यापन करता था, उसके बारे में हमने अध्ययन है वो किया। आज हमारे अध्याय 2 में, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखिए, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से मानी जाती है। मेसोपोटामिया से मानी जाती है। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित प्रदेश आजकल तो इराक गणराज्य का हिस्सा माना जाता है, लेकिन एक समय यह मेसोपोटामिया का हिस्सा माना जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात मेसोपोटामिया एक सुव्यवस्थित सभ्यता थी, एक विकास के मार्ग पर चली हुई सभ्यता थी। और यहाँ बताते हैं कि यह सभ्यता अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध थी, शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध थी, विशाल एवं समृद्ध साहित्य यहाँ पाया गया था, गणित और खगोल विज्ञान की भी जानकारी है वो इस क्षेत्र से मिलती थी। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्यिक पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला था, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओ, यानी जो राजा होते थे मिस्र के, उनको क्या बोलते थे? फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में हमें लेखन कला की जानकारी मिलती है और आपस में संप्रेषण के लिए इन्होंने इस प्रकार से इस लेखन कला का विकास है वो कर लिया था, क्योंकि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद यह फैलना शुरू हो गया था, और जिसके फलस्वरूप उस पूरे क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओ राजाओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। अर्थात लेखन और पढ़ने का कार्य शुरू हो गया था। तो मेसोपोटामिया में लिपि का विकास, लेखन कला का विकास है वो हो चुका था। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए हैं। अर्थात इस पाठ में हम लेखन कला के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ के शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज करेंगे कि शहरी जीवन में इस लेखन का
क्या योगदान रहा, किस प्रकार से रहा, इसका हम अध्ययन करेंगे और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लेखन की सतत परंपरा के क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए हैं। अर्थात लेखन कला जो लगातार चलती रही तो उसका आगे जाकर के क्या फल या उसका प्रतिफल क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए, अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। अर्थात आरंभिक काल में इस प्रदेश के शहरीकृत दक्षिणी जो भाग था उसे क्या कहा जाता था, सुमेर और अक्कद। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोन के नाम से जाना जाता था। तो पहले दक्षिणी क्षेत्र को सुमेर और अक्कद कहते थे और उसके बाद जब एक बेबीलोन महत्वपूर्ण शहर बन गया तो इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग को है वो बेबीलोन कहा जाने लगा था। 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा और उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कादी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्कादी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया और अक्कादी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ और यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप में बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती हैं। अर्थात ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए और अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान है वो ले लिया। अक्कदी भाषी लोग आ गए और अक्कदी भाषी लोगों ने कौन सा रूप ले लिया, सुमेरी भाषा का। ठीक है, अक्कदी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही और 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हो गया था और यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी यह भाषा इराक के कुछ भागों में बोली जाती हैं। तो ये चीज़ अपन है वो समझ गए कि किस तरह से मेसोपोटामिया क्षेत्र में और उसके दक्षिणी भाग बेबीलोन आदि में है वो भाषा का विकास है वो हुआ था। अब हम समझते हैं कि मेसोपोटामिया शब्द किससे मिलकर बना है। तो देखिए, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। समझ में आई बात? वापस समझिए। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है और इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो ये हम मेसोपोटामिया शब्द के बारे में भी समझ चुके हैं। आगे हैं, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में शुरू हुई थी। अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ उसका उत्खनन कार्य, ताकि वहाँ से विभिन्न स्रोत प्राप्त हो सके और उसके आधार पर उसका सही अध्ययन किया जा सके, इसकी शुरुआत 1840 के दशक में हो चुकी थी।
वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा हम करेंगे, और उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा था क्योंकि विशाल क्षेत्र था और पुरातत्वविद इसकी बारीकी से वो जांच कर रहे थे। तो देखिए, भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली थी और इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों, मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन है वो कर सकते हैं। अर्थात पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोत प्राप्त हुए। लंबे समय तक कार्य चला, इसलिए इसकी बारीकी से जांच की गई। भारत में हालांकि किसी सभ्यता की इतनी बारीकी से जांच है वो नहीं हुई थी। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया था। अर्थात बाइबिल के अंदर जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें इस मेसोपोटामिया का विशेष वर्णन मिलता था, इसलिए यूरोपवासी भी इसमें वो रुचि दिखाते थे। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शीमार का उल्लेख है और जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। मेसोपोटामिया को क्या मानते हैं? अपने पूर्वजों की भूमि। किस बुक में? बुक ऑफ जेनेसिस में शीमार का उल्लेख मिलता है, अर्थात जिसका तात्पर्य है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से हैं। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत हुई, इस क्षेत्र में कौन सी खोज शुरू हुई? पुरातत्वीय खोज शुरू हुई, तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न है वो किया गया था। तो ये जो बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में जो विवरण दिया हुआ था, इसको पूर्ण रूप से पुरातात्विक खोजों के माध्यम से जानने का कार्य शुरू कर दिया था। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत में खोजे जाने से उत्साह में कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी का अंकन किया गया था। अर्थात प्रारंभ में जो खोज अभियान का जितना खर्चा उठाया था, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका टेबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में उल्लेखित था जल प्लावन का, अर्थात कयामत का उल्लेख मिलता था। तो देखिए, बाइबिल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, अर्थात इससे पूरी पृथ्वी पर सारा जीवन है वो नष्ट हुआ था। किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना था। ऐसा बाइबिल में विवरण मिलता है कि जल प्लावन के बाद भी ईश्वर ने उसे सही रखने के लिए नोआ नाम के मनुष्य को चुना था। एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। और ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है।
और इस कहानी के मुख्य पात्र को जीव शूद्र या उतना पिस्टिम कहा जाता था। तो ये बाइबल का जो जल प्लावन वाला किस्सा है उसको जानने में इन सब की अत्यधिक रुचि थी और इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को विशेष तौर से खोजा था। इसकी पुरातात्विक खुदाई की थी जिसमें बहुत सारी वस्तुएं उनको प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर उन्होंने इसका पूरा अध्ययन है वो किया था। फिर इस सभ्यता की जब पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई और 1960 के दशक तक तो ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्सर अभिव्यक्ति करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई और इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा और यहाँ तक कि आम लोगों की जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी और बाइबल की कहानियों की अक्सर सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। और आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। तो इस तरह से इस कहानी को है वो समझाया गया था। धन्यवाद।